हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है विच इज़ नंबर सिस्टम, जो इस क्लास 9 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज भी होगी। तो हम इस पूरी वीडियो में जो कवर करेंगे, पूरे सेशन में जो नंबर सिस्टम में हम कवर करेंगे ना, वो मोस्टली एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से ना एनसीईआरटी में से ना ज़्यादा कुछ आता नहीं है। तो मोस्टली सारे एक्स्ट्रा टाइप्स ही आते हैं जो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको कुछ वीडियोस में कवर करूँगा। तो जितनी भी क्वेश्चंस मैं आपको इस क्लास में करवाने की कोशिश करूँगा वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे, इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि ये समझ लेना अगर आपने कर लिया तो आप 99% तो स्कोर कर ही लोगे, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो सेम डिजिट के साथ भी आ सकते हैं। अदरवाइज टाइप्स ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर डिजिट तक भी सेम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम जो करेंगे इस वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस वीडियो से। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है find the value of root 32 plus root 48 अपॉन, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट 8 प्लस रूट 12। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, रूट्स में आ गया। रूट्स का मतलब ये जो क्वेश्चन है ना वो हमारा रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, और रैशनलाइजेशन ना इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पे क्वेश्चन आपको 100% आने हैं, और मैं आपको ज़्यादातर वही क्वेश्चन कराऊंगा जो सेम आने के चांसेस भी होंगे। तो जैसे कि अभी क्वेश्चन है, देखो जब कोई बड़े नंबर आ जाए ना तो पहले कोशिश करो उन नंबर को ना सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई मतलब जैसे 8 है, अब आप 8 को क्या लिख सकते हो? देखो हम क्या करते थे, 8 के फैक्टर बनाएंगे। 8 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू टू इंटू टू, जैसे हम स्क्वायर रूट्स निकालते हैं। तो हमारा 2 का एक पेयर बन गया। अब जिसका पेयर बन जाता है वो रूट के बाहर, और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रह जाता है। तो मतलब 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 2। ऐसे 12 के भी फैक्टर बनाओ। 12 होता है 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो एक पेयर 2 का बन गया तो 2 का पेयर बाहर हो गया, 3 का पेयर नहीं बना तो 3 अंदर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 3। जैसे हमने न्यूमरेटर के फैक्टर बनाए हैं ना, ऐसे हम डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाए ना, ऐसे हम न्यूमरेटर के फैक्टर भी बनाएंगे। 32 के फैक्टर बनाओ, तो जब 32 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? हमें पता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। 2 का एक पेयर बन गया, ये भी 2 का पेयर बन गया। 2 2 देखो बाहर आ गए क्योंकि 2 पेयर बन गए, एक रूट के अंदर रह गया। तो 2 2 ज़ा 4, 4 रूट 2। तो इसको आप लिख सकते हो ऊपर 4 रूट 2, और ऐसे 48 के फैक्टर बना दो। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 इंटू 348। तो 2 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया, तो 2 इंटू टू इंटू 3, तो 2 2 ज़ा 4, ये रूट में आ जाएगा तो 4 रूट 3, 4 रूट 3। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में कोशिश करो फैक्टर्स बनाओ। अब फैक्टर्स बनाने से क्या होगा वो चीज़ देखो। यहाँ पे ऊपर से देखो 4 कॉमन ले लो तो आपके पास रूट 2 प्लस रूट 3 बचेगा। नीचे से 2 कॉमन लेंगे तो रूट 2 प्लस रूट 3 बचेगा। अब ये पूरा सेम हो गया है, कैंसिल हो गया। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, आंसर इज 2। अब बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में रूट देखते ना इसको रैशनलाइज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, रैशनलाइजेशन हो सकती है, बट रैशनलाइजेशन से ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने कोशिश करी कि पहले इन नंबर्स को ना उसको खोल दिया, उनके रूट्स को खोल दिया। रूट्स को खोलने के बाद देखा कुछ चीज़ें सेम हो गई, वो कैंसिल हो गई और आंसर हमारा सीधा सीधा 2 आ गया। अगर नहीं आता तो हम इसको आगे फर्दर रैशनलाइजेशन के बारे में सोचते। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एक रूट 2 की वैल्यू दे रखी है 1.4142 एंड सो ऑन। कह रहा है देन फाइंड अंडर रूट में एक ये बड़ा सा रूट दिया हुआ है और उसके अंदर रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 प्लस 1 दिया हुआ है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में गलती से भी आप ये जो वैल्यू दे रखी है ना वो पहले नहीं डालिए।
वैल्यू कभी भी पहले नहीं डालनी होती, वैल्यू हमेशा पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद लास्ट में डालनी होती है। तो क्योंकि वैल्यू डालने के बाद क्वेश्चन, पहले वैल्यू डालने के बाद क्वेश्चन ना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में, रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन को पूरा जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है वहाँ तक सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू देते हैं। देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन। अब आपके पास क्वेश्चन था √2 - 1 अपॉन √2 + 1। अब थोड़ी देर के लिए जो ये रूट लगा हुआ है ना, इसको हम थोड़ी देर इसके लिए इग्नोर कर देते हैं। ये जो अंदर √2 - 1 और √2 + 1 है, अगर हम इस पार्ट को रैशनलाइज करें, अंदर वाले पार्ट को, तो रैशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं आपको पता होगा। जैसे रैशनलाइजेशन का रूल है, अगर नीचे √2 + 1 है तो √2 - 1 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। रैशनलाइजेशन का रूल है कि जो रैशनलाइजेशन हमेशा किस चीज़ की होती है, डिनोमिनेटर की। तो जो भी √2 + 1 है नीचे डिनोमिनेटर में, उसका साइन चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज नहीं होगी। तो √2 + 1 का √2 - 1 करके क्या कर देंगे हम उसको, मल्टीप्लाई। अब देखो क्वेश्चन को इजी बनाते हैं। रैशनलाइजेशन के जितने भी क्वेश्चंस हम करते हैं, डिनोमिनेटर में जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a + b, a - b की हमेशा आइडेंटिटी बनेगी, विच इज इक्वल टू a² - b²। अब देखो ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में जो दोनों टर्म्स हैं, ये जो दोनों की दोनों टर्म्स है बिल्कुल सेम है और साइन भी सेम है। जब दोनों टर्म्स सेम हो और साइन भी सेम हो ना, तो उसको हम ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो बड़े वाला जो रूट है ये तो दोनों के ऊपर है, दोनों के ऊपर मतलब हो गया √2 - 1 के ऊपर भी आएगा और नीचे अलग से कर दो, रूट को दोनों के साथ सेपरेट कर दो। और नीचे देखो √2 का स्क्वायर क्या होता है हमें पता है, हमने पहले चीज़ों को समझा हुआ है। √2 × √2 कितना होता है, 2। क्योंकि जब सेम नंबर रूट में होता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, तो √2 × √2 कितना होता है, 2। और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। अब हमारा क्वेश्चन क्या रह गया, √2 - 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 - 1 कितना होता है, 1। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा। अब आपके पास जो क्वेश्चन रह जाएगा वो इतना ही रह जाएगा। अब एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी किसी भी नंबर के ऊपर से ये रूट को हम हटाते हैं और रूट को जब भी हम उसकी एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो उसकी पावर में 1/2 बन जाता है। ये चीज़ याद रखना, जब भी हम किसी भी नंबर के ऊपर से ये रूट का साइन हटाते हैं तो वो रूट उसी की पावर में 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये 2 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा √2 - 1। अब पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद √2 की जो वैल्यू है वो हम डालेंगे। अब √2 की वैल्यू दे रखी थी 1.4142, 1.4142, और अगर मैं इसमें से मैं 1 माइनस कर दूं तो 0.4142 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं ना एग्जाम में, अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने होंगे ना तो सेम डिजिट के साथ आएंगे। इसमें डिजिट तक भी क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। मेन आप अपने ना कंसेप्ट से फोकस करो। रूट को दोनों के साथ देखो सेपरेट किया। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी हम किसी भी नंबर के ऊपर से रूट हटाते हैं तो वो रूट उसकी पावर में एक्सपोनेंट बन जाती है, मतलब 1/2 बन जाता है, जिससे ये 2 कैंसिल हो जाए और ये आ जाएगा √2 - 1। फिर √2 की वैल्यू जो हमें दे रखी है क्वेश्चन में वो हम डालेंगे और उसमें से माइनस करके फाइनल आंसर हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2 और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आए हुए हैं। बस इतनी चीज़ का ध्यान रखना है, जो बेस में आपको नंबर नज़र आ रहा है ना 256, ये नंबर चेंज हो सकता है। लेकिन जब भी ऐसे बेस सेम और पावर डेसिमल में दे रखी हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, टाइप सेम आएगी, डिजिट सेम हो सकती है, स्टेप्स वही फॉलो करने हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब हमने एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉस पढ़े हैं। आप लोगों को याद होगा, किसी की भी जब बेस सेम होता है, पावर जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो हमें पता है पावर्स ऐड हो जाती है। हमने एक लॉ पढ़ा है, जब भी मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो इसी लॉ को ध्यान से समझना। देखो यहाँ दोनों का बेस सेम है और जब दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई का केस है, तो जो दोनों की जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी। तो मतलब 256 की पावर जो 0.16 है और जो 0.09 है वो एडअप हो जाएगी। तो जब भी हम इसकी पावर 0.16 और 0.09 को जब ऐड करेंगे ना तो ये हमारे पास 0.25 आ जाएगा। अब यहाँ पे आके बच्चों को होती है कंफ्यूजन। अब यहाँ की कंफ्यूजन कैसे दूर करनी है उसको समझो। ये जो डेसिमल वाली पावर है ना, आप इसका पहले ना डेसिमल हमेशा हटाओगे।
हटा के 100 लगाओगे और हटाने के बाद ना पहले आप इसको रिड्यूस करोगे, रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा 1/4। तो ये बन गया आपका 256 की पावर 1/4। अब आपने ये देखना है कि 256 मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 256 आ जाए। तो देखो जो 256 होता है ना वो किसी ना किसी का स्क्वायर होता है। तो ये जो हमारा स्क्वायर होता है ना ये 16 का स्क्वायर होता है। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो 256 आता है। तो 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 256 आता है, जिससे ये 4 कैंसिल हो जाए और हमारा जो आंसर आ जाए वो कितना आ जाए 4। तो हमें ये सोचना है कि जो भी ये पावर में डिनोमिनेटर दे रखा है उसी से हमें आइडिया लगाना है। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो हम देखते हैं ऐसे कौन से नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आता है। तो इसका मतलब 4 की पावर 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा, जिससे कि हमारी किसी तरह ये पावर कैंसिल आउट हो जाए। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ डिजिट चेंज होगी, लेकिन जो कंसेप्ट जो स्टेप्स होंगे वो सेम ही होंगे। सेम ऐसे बेस से बनेंगे और बेसिस में आप क्या करोगे लॉ लगा दोगे, सेम ऐसे डेसिमल हटाओगे, रिड्यूस करोगे और उसके बाद देखोगे कि किस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए जिससे आपका कैंसिल हो जाए और आपका जो आंसर है वो क्या आ गया 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, मैं जो भी आपको करा रहा हूँ वो सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो मैथ्स में ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट भी लिखा हुआ है तो क्लियर समझ आ रहा है कि हमें मल्टीप्लाई करना है। अब हमें क्या करना है, स्टेप को समझने की कोशिश करना। बार बार एक चीज़ समझा रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझ जाओगे ना तो आपके लिए ईजी होगा। एक तो डॉट की जगह आप मल्टीप्लाई का साइन, चलो मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हो, एक ही बात। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया जब किसी भी नंबर के ऊपर से रूट हटाते हैं तो वो उसकी पावर में 1/2 बन जाता है, राइट। ये लॉज है, हमारे कंसेप्ट हैं। जब भी हम किसी भी नंबर के ऊपर से रूट हटाते हैं तो वो उसकी पावर में क्या बन जाता है 1/2 बन जाता है। अगर किसी के ऊपर ये 3 दे रखा है तो 1/3, 4 है तो 1/4, 5 है तो 1/5। मतलब अगर आपके पास ऐसे 3 है तो ये इसकी पावर में 1/3 बन जाएगा। अगर 4 है तो 1/4 बन जाएगा। बस इस चीज़ को ध्यान से हमें देखना है। अब जैसे यहाँ पे देखो आपके पास 3 है तो ये 2 की पावर 1/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अभी जैसे इसके ऊपर 4 है तो 2 की पावर 1/4 हो जाएगा। जैसे ये अब 32 की पावर के ऊपर 12 है तो ये 1/12 हो जाएगा। अब हमें ना लॉज बनाने, लॉज मतलब कैसे, आपको क्या करना है 32, देखो जो 32 है, जब 32 का आप एलसीएम लोगे ना तो ये 2 की पावर 5 आएगा। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 1 आपका 32 आता है। ये ऊपर दे रखा था 1/12, तो ये हो गया 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू ये 5 इंटू 1/12 करोगे तो 5 की पावर मतलब 5/12। अब हमने फिर दोबारा वही क्या करने हैं, लॉ लगाने हैं। जब ये मल्टीप्लाई में फिर देखो बेस सेम है, जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो हम ये सारी पावर्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखो 3, 4 और 12 का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। 3 के टेबल में 12 4 तो ऊपर 4 आ गया, 4 के टेबल में 12 3 पर तो ऊपर 3 आ गया। ये आपका एज इट इज़ 5 आ जाएगा। तो 4 5 6 7 7 + 5 12, तो ये आ गया 12 की पावर 12, 12 की पावर 12 कट करके कितना आ जाएगा, आंसर इज 2। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना सॉल्व करो, पहले ये रूट्स हटाओ, रूट्स को उनकी पावर में ले आओ। जैसे उनकी पावर में ले आओगे तो फिर बेस सेम बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जब मल्टीप्लाई या डिवाइड में जब बेसिस सेम हो जाता है तो हम पावर को ऐड या सेपरेट कर सकते हैं। तो कोशिश करो ये लॉज लगाने की कोशिश करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लॉज लगा के क्वेश्चंस को करोगे ना उतना ज़्यादा आपके जो क्वेश्चंस है ना वो ईजिली सॉल्व होंगे। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपने, राइट। चलो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5। देखो इस 5th क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। देखो आप लोग 9th में मैथ्स की एनसीईआरटी तो आप करते ही हो, और एनसीईआरटी देखो हर कोई करा भी देता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि बिना एक्स्ट्रा क्वेश्चन करे ना आप 9th में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जितने भी वीडियोस आपको बना के दूंगा, जितने भी चैप्टर्स मैं आपको कराऊंगा, मोस्टली उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, क्योंकि मुझे इतना पता है मैंने जब भी कोई भी क्वेश्चंस कराए हैं तो उसमें 75 to 80% क्वेश्चन सेम एग्जाम में ज़रूर आए हैं। तो
आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे फोकस करो, और इस चैप्टर में तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्योंकि चैप्टर एनसीईआरटी से ना आपको ज़्यादा कुछ आने नहीं वाला। इसलिए आप मेरे कराए हुए एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर एक बार आप कर गए ना, आप 90% से कम स्कोर नहीं करोगे, ये पक्का है, डेफिनेटली चैलेंज है। चलो देखो, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मैं ये कहूँगा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इतनी बार आया है ना, और डिजिट भी सेम मिलेगी। अगर आया तो देखना डिजिट भी सेम मिलेगी। देखो स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने एक चीज़ समझाई, ये 4 है, तो फिर अगर मैं इसकी पावर में लिखूंगा तो ये 1/4 हो जाएगा सेम। लेकिन ये जो 8 है ना, 8 ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, लेकिन जो इसके अंदर ये 3 है ना, 3 ये वाला 3, ये इसकी पावर में 1/3 बन जाएगा, लेकिन 8 उसके साथ एक नंबर अलग से मल्टीप्लाई में चल रहा है। ऐसे ये 15 जो है ये तो मल्टीप्लाई में चल रहा है, लेकिन ये जो 32 के बारे ये जो रूट का साइन है, रूट के अंदर जो पावर है जिसको हटाऊंगा 1/5 हो जाएगा। अच्छा, आप सबको पता ही होगा ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब देखो 225 का तो सीधा सीधा स्क्वायर रूट होता है, विच इज इक्वल टू 15। 15 इंटू 15 225। अब हमने हर नंबर को ब्रेक करना है। 81 को क्या लिखे? देखो 81 होता है 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। अगर मैं 9 को 3 इंटू 3 लिख दूँ, इस 9 को भी 3 इंटू 3 लिख दूँ, मतलब 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है। कि इधर 4 लगा है ना पावर में, तो मुझे इस 4 के हिसाब से ही चलना है। तो 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 4, जिससे ये कैंसिल हो जाए। अब ऐसे ही ये जो 216 है, ये 6 का क्यूब होता है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स होते हैं ना, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाते हैं। अब 32 अभी मैंने पीछे बताया 5, 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5 प्लस 15, इससे आपके ना ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 8 6 जा 48, ये हो जाएगा 15 2 जा 30, और ये प्लस 50। अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ नोटिस करो, 15 प्लस 32 प्लस 15 47। अच्छा, एक चीज़ और हमें नोटिस करनी है, ये जो 32 था 2 की पावर 5, 15 टू द 30, सॉरी 32 नहीं, 15 टू द 30, और ये 30 प्लस 15 करेंगे कितना आ जाएगा 45 और ये 3, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 48 विच इज इक्वल टू 0। और ऐसे क्वेश्चंस के ना आंसर मोस्टली मैंने देखे हैं, जब भी हमने करे हैं तो 0 ही आते, 0 या 1। तो बस हमें करना क्या है, ये रूट्स खोलने हैं, उसके बाद देखना है कि किसको किससे कितनी बार मल्टीप्लाई करेगी ये नंबर आ जाए, जिससे वो कैंसिल हो जाए, पावर्स कैंसिल हो जाए, और उसके बाद उसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल दो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ज़रूर करना, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप चाहे इसके आगे लगा देना, क्योंकि ये टाइप एग्जाम में ज़रूर आती है, कि कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो डेफिनेटली 100% एग्जाम में आनी ही आनी है। तो हमारी एक टाइप है रैशनलाइजेशन, हमारे चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पर एक टाइप है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जब भी हमारे पास कोई ऐसे क्वेश्चन आए, ए और बी की वैल्यू निकालो, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा रैशनलाइजेशन करी जाती है। देखो ये एक आपका रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन और इक्वल टू में दिया हुआ है a माइनस 6√3। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना कंफ्यूज करने के लिए ना b वेरिएबल दिया नहीं हुआ, कहीं क्वेश्चन में देखो a और b दोनों हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि b की वैल्यू निकलेगी, देगा आपको क्वेश्चन में हमेशा यही a और b दोनों निकालो। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए ना वो a और b दोनों में से एक वेरिएबल मिसिंग, मतलब देगा ही नहीं। इसका मतलब अगर जोन सा वेरिएबल नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू निकलेगी नहीं, सिर्फ इसके अंदर ए की वैल्यू ही निकलेगी। अगर जहाँ ए और बी दोनों है, वहाँ दोनों की वैल्यू निकल के आएगी। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करा दूँ, आपको समझ आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, पहले किसी तरह आपको इस क्वेश्चन को ना रैशनलाइज करना है। क्या करना है? इस क्वेश्चन को सबसे पहले रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं उस चीज़ को समझो। रैशनलाइजेशन का एक रूल है, रैशनलाइजेशन हमेशा डिनोमिनेटर की होती है। अब जैसे 7 प्लस 4√3 है, तो हम 7 माइनस 4√3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। रैशनलाइजेशन का रूल है, जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है हमेशा डिनोमिनेटर वाले नंबर से करना है, न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं होता, वो जिस मर्जी फॉर्म में हो। नीचे अगर 7 प्लस 4√3 है,
तो 7 माइनस 4√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, राइट। अब देखो अब क्या है, अब नीचे दोनों के डिनोमिनेटर में क्या देखो, a प्लस बी ए माइनस बी। रैशनलाइजेशन के जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो, हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमेशा उस क्वेश्चन में बनेगी, और आपको हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही अप्लाई करना है। तो ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर वाली जो टर्म्स हैं, देखो एक तो ना ब्रैकेट लगा के चलो क्वेश्चंस के अंदर, कभी गलती नहीं होगी। अब न्यूमरेटर की जो ये दोनों टर्म्स है ना बिल्कुल डिफरेंट है, तो कोई आइडेंटिटी लग नहीं सकती। हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब पहले इस 5 को मैं इस 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 7 जा देखो 35। फिर मैं इस 5 को इस 4√3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 5 जा 20, मतलब माइनस 20√3, क्योंकि 5 4 से मल्टीप्लाई हो सकता है, रूट से नहीं। जैसे 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करा है ना, ऐसी मैं इस 2√3 को भी पहले 7 से करूंगा फिर √3 से। अगर ये 2√3 को जब आप मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो क्या आएगा, 7 2 जा 14 प्लस 14√3, राइट। अब इसको 2√3 को इससे भी करो, मेरा कहने का मतलब है इस 2√3 को इस 4√3 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, देखो 2 4 जा 8 और √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो 3 4 जा कितना हो गया, 8 सीधा कितना हो गया 24। अब मल्टीप्लाई में प्लस माइनस का साइन क्या होता है, माइनस, तो माइनस 24। अब सॉल्व करते हैं, 35 में से अगर मैं 24 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 11। ये दोनों लाइक टर्म्स है, रूट में भी जब तक लाइक टर्म्स नहीं होगी ना आप ऐड कर सकते हो ना आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये √3 सेम है, मतलब लाइक टर्म्स है। तो -20 प्लस 14 -6√3 अपॉन 7 का स्क्वायर 49, 4√3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, मतलब 4√3 इंटू 4√3 करो, 4 4 द 16, √3 इंटू √3 3, तो 16 इंटू 3 48। बाहर वाला नंबर हमेशा बाहर से मल्टीप्लाई होगा, रूट वाला नंबर हमेशा रूट से मल्टीप्लाई होगा। 4 4 द 16, √3 इंटू √3 3, तो 16 इंटू 3 48। ये बन गया आपका ये। अब ये आगे 11 माइनस 6√3 अपॉन 49 माइनस 48 1, तो 20। हमारा जो आंसर आ गया फाइनल 11 माइनस 6√3। ये फाइनल आंसर नहीं है, ये सिर्फ रैशनलाइजेशन करने के बाद हमारा आंसर आया है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले पूरी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको पहले रैशनलाइज किया जाता है। अब रैशनलाइजेशन करने के बाद अब हम क्या करेंगे वो देखो। अब जो हमारा ये आंसर आया है, ये जो हमारा आंसर आया है, इसके इक्वल टू में जो हमारी ये राइट हैंड साइड चल रही थी वो लिख देंगे, और वो लिखने के बाद ना हम एक कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे करते हैं, देखो अब फिलहाल यहाँ पर b की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 6√3 माइनस है ऑब्वियस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, जिससे ये पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 11। इसका मतलब हो गया कि इस क्वेश्चन के अंदर b था ही नहीं, तो b की वैल्यू निकलेगी ही नहीं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ a की वैल्यू ही कैलकुलेट होगी विच इज इक्वल टू 11। अगर यहाँ पर b होता तो b की वैल्यू भी निकलती जरूर। देखो ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन कराया है, अब मैं आपको अभी एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आने के चांस है, जिसमें a और b दोनों की वैल्यू जो है हम निकालेंगे, और देखो कैसे क्वेश्चंस को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 7 प्लस √5 अपॉन, एक बार 7 प्लस √5 और नीचे आ गया 7 माइनस √5, फिर माइनस का साइन, फिर 7 माइनस √5 अपॉन 7 प्लस √5, और इक्वल टू में क्वेश्चन आपको दिया है a प्लस 7/11√5b। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो ध्यान से, a और b दोनों की वैल्यू गिवन है, राइट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में a और b दोनों कैलकुलेट होंगे, कैसे होंगे वो देखो। अब हम क्या करेंगे, ये दो अलग अलग पार्ट है। ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमें रैशनलाइज करना होता है, तो जो भी पहले ये वाला पार्ट है, ये फर्स्ट वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, पहले हम इसको लेंगे और इसको रैशनलाइज करेंगे। चलो रैशनलाइजेशन करते हैं, मल्टीप्लाई। रैशनलाइजेशन का वही रूल है, नीचे 7 माइनस √5 है, तो आप 7 प्लस √5 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो सेम क्वेश्चन, नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगी ही लगेगी। अब देखो आगे, अब मैंने एक चीज़ आपको समझाई, एक तो हमेशा ब्रैकेट लगा के चलो, कभी गलती नहीं होगी। दूसरी चीज़, अब देखो न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, सेम मतलब देखो दोनों के डिजिट भी सेम है और दोनों के साइन भी बिल्कुल सेम है। जब दोनों के डिजिट भी सेम हो और दोनों के साइन भी सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं, इनको, इस नंबर को ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर सेम नहीं था इसलिए हमें अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ा, लेकिन जहाँ पे न्यूमरेटर बिल्कुल सेम हो जाता है वहां पर हमें उनको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब भी होल स्क्वायर आ जाए तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई जाती है, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। नीचे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 सा 49, रूट 5 का स्क्वायर रूट 5 इंटू रूट 5 5, फिर वही 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, रूट 5 इंटू रूट 5 5, ये हो गया 2 7 सा 14, 14 रूट 5 अपॉन ये कितना आ गया 44। 49 में अगर आप 55 ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 49 सॉरी 5 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 54, तो 54 प्लस 14 रूट 5 अपॉन 44, राइट। यहां तक हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को रैशनलाइज कर दिया। अब एक चीज, अब आप क्या करो, इस पूरे क्वेश्चन को ना पहले से ही ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लेके चलो, पूरे क्वेश्चन को स्क्वायर ब्रैकेट में लेके चलो अगर आप चाहते हो कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और एक प्रेजेंटेशन बनी रहे। इस पूरे पार्ट को रैशनलाइज ऐसे किया जाता है। अब इसके साथ ये बीच में माइनस का साइन चल रहा है, हम क्या करते हैं बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको रैशनलाइज कर रहे हैं ना, ऐसे हम इस साइड इसको भी क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे, इसको भी क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। और याद रखना आपने हमेशा ब्रैकेट में लेके चलना है। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे, फिर वही देखो 7 प्लस रूट 5 है, 7 माइनस रूट 5 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा सारा काम डिनोमिनेटर पे होता है, नीचे प्लस है सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, नंबर हमारे वही रहेंगे। तो 7 प्लस रूट 5 है तो 7 माइनस रूट 5 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। चलो फिर दोबारा देखो, नीचे डिनोमिनेटर में दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोबारा देखो ऊपर न्यूमरेटर की जो ये टर्म्स है, ये जो दोनों टर्म्स हैं, बार बार कह रहा हूँ ब्रैकेट लगा के चलना, जो भी ऊपर वाली टर्म्स हैं दोनों बिल्कुल सेम है, डिजिट भी सेम है, साइन भी सेम है, तो मैं इसको 7 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। डिजिट सेम हो साइन भी सेम हो तो हम इसे ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जिससे हम क्या कर सके उसमें a माइनस बी या a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बना सके। अब देखो, अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे वही सेम 49 माइनस 5। अब आप खुद देखना, आपको एक लॉजिक समझ आएगा, एक मैजिक होने वाला है, वो मैजिक हमेशा दिखेगा आपको। मैजिक मतलब आपको एक ऐसी चीज मिलेगी जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो रैशनलाइजेशन चल रहा है, जो आपका आंसर अभी तक चल रहा है वो बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। ये हो गया 49 रूट 5 इंटू रूट 5 5, 2 7 सा 14 माइनस 14 रूट 5 अपॉन 44। सेम देखो या कितना आ गया 54 माइनस 14 रूट 5 अपॉन 44। एक चीज हमेशा ऐसे क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, जब ऐसे देखो नंबर सेम मिल रहे हैं तो जो आंसर इसका है सेम आंसर उसका है, लेकिन यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस है, आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा क्योंकि डिजिट ऑलमोस्ट सेम चल रही है, इसलिए तो ज्यादातर आंसर वही आता है, सिर्फ साइन का फर्क आ जाता है। अब हमें फाइनली क्या करना है, ये सब क्वेश्चन इतना क्वेश्चन करने के बाद अब नीचे फाइनली हम इनका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम 44 आ जाएगा, और जब भी माइनस का साइन होता है किसी भी ब्रैकेट के बाद तो उसका साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। चलो देखो, अब क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं इंटरप्ट करता हूँ। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बटन हमेशा ऑन रखना, जिससे कि मैं जो भी अपडेट्स देता रहूँ वो आपको मिलती रहे। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। बीच में एलसीएम में कितना है 44, तो ऊपर ये तो सेम आएगा 54 प्लस 14 रूट 5। अब माइनस के साइन में क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, तो ये 54 माइनस का हो गया और ये जो माइनस 14 था ये आपका प्लस हो गया, राइट। अब ये माइनस माइनस कट गया तो आपका आंसर कितना आया, ये 14 रूट 5 और 14 रूट 5 को ऐड करोगे
तो आपके पास 28√5/44 आ जाएगा। अगर अब ये कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो, ये भी 2 7 14, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 7√5/11। अब हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, आंसर मतलब रैशनलाइज तो आ गया, फाइनल आंसर नहीं आया। तो हमने क्या करा, पूरे क्वेश्चन को रैशनलाइज कर दिया। अब रैशनलाइज करने के बाद शुरू होता है हमारा मेन काम। क्या होता है देखो, जो ये हमारा आंसर आया है 7√5/11, राइट, इसके इक्वल टू में जो हमारा राइट हैंड साइड दे रखा था, अब हम उसको क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अब उसको हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अब जब कंपैरिजन करना है तो हमेशा याद रखना रैशनल को रैशनल के साथ और इरैशनल को इरैशनल के साथ कंपेयर करना है। अब देखो ए की वैल्यू फिलहाल यहाँ पे ए एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके ऊपर रूट नहीं है, और यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रैशनल हो। तो अगर ए को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है जिसके विदाउट रूट नंबर तो कोई है ही नहीं। तो ए को अगर हम रैशनल के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि ए को कंपेयर करने के लिए कोई नंबर नहीं है। हमेशा रूट वाले को रूट से कंपेयर करते हैं, और जिसके ऊपर रूट नहीं होता उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो रैशनल को रैशनल से और इरैशनल को इरैशनल के साथ ही कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे ए को कंपेयर करने वाला कोई नहीं था, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। लाइन डालो। अब ये रूट वाला नंबर इस रूट वाले नंबर से ही कंपेयर कर सकते हैं, रूट वाला रूट के साथ, विदाउट रूट वाला विदाउट रूट के साथ। तो यहाँ पे सपोज करो फॉर एग्जांपल अगर इसके साथ कोई नंबर होता लाइक 1, तो मैं ए को 1 के साथ कंपेयर करता। कंपेयर मतलब होता है इक्वेट करना, एक दूसरे के इक्वल में रखना, उठा के इक्वल में रख दो बस। तो ए को अगर मैं 1 के साथ कंपेयर करता तो ए की वैल्यू कितनी आ जाती, 1। बट यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इक्वल कर देंगे, मतलब इनको आपस में एक दूसरे के साथ कर दो, इक्वेट कर देते हैं। कंपैरिजन मतलब होता है इक्वेट करना। तो इक्वेट करने के बाद वहां से ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। अब यहां से जब इसको इक्वेट करेंगे तो देखो ये जो 7/11√5 है जो बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब वो इधर जाके डिवाइड करेगा, डिवाइड में आपको पता है रेसिप्रोकल हो जाती है, तो ये 11/7√5 हो जाएगा, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1। तो ऐसे निकल जाएगी, a की वैल्यू 0 निकल जाएगी और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। ये जो टाइप हम कर रहे हैं ना a और b वैल्यूज निकालने वाली रैशनलाइजेशन की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। और जैसे मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चंस करवाए हैं, ऐसे ही आप और 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना। मैं आपको कुछ 1-2 क्वेश्चंस दे देता हूँ, और जो आप करके आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो आप सब ट्राई करके रखना, राइट। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसी पर बेस, इसी में आपको कोशिश करूंगा जो भी टाइप्स आपको कराऊंगा हर टाइप का एक क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए जरूर दूंगा, जिससे कि आप ट्राई करो, और अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3-√5/3 + 2√5 इज इक्वल टू a√5 - 19/11। यहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे, और इसका जो आंसर आएगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसका जो फाइनल आंसर जब आप ए की वैल्यू निकालोगे तो वो 9/11 आनी चाहिए। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 9/11 आएगा। अब आप लोग ट्राई करना, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती, कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर हमें दोबारा डाउट आया, हमें इसको दोबारा क्लियर कर दो, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा क्लियर कर